प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में बीए प्रथम वर्ष एवं बीए द्वितीय वर्ष के लिए ये दोनों वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम है। दोनों के पाठ्यक्रम में ये चैप्टर है जो कि पिछले वीडियो में भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले मैं आपको आज का जो टॉपिक है, विषय है, वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था, ये कौन कौन से हैं, संविधान के किस भाग में हैं, ये भी हमने आपको बता दिया था। और उनके प्रकार भी एक बार प्रकार को फिर से हम लोग समझते हैं। पहला है आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व। आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व। दूसरा सामाजिक हित संबंधी निर्देशक तत्व। तीसरा न्याय, शिक्षा और प्रजातंत्र संबंधी निर्देशक तत्व। चौथा है प्राचीन स्मारकों यानी प्राचीन समय की जो धरोहर है, प्राचीन स्मारकों की रक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में या अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। पहली कक्षा में आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व को हमने अच्छी तरह से समझ लिया था। आज हम लोग जो इसका दूसरा तत्व है क्या? सामाजिक सुरक्षा संबंधी तत्व। इसमें सामाजिक सुरक्षा संबंधी तत्व में राज्य का ये कर्तव्य होगा। राज्य का क्या कर्तव्य होगा? राज्य का एक कर्तव्य होगा कि वो है राज्य के हमारे भारतीय राज्य क्षेत्र में जो निवास करने वाले व्यक्ति हैं, लोग हैं, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए यानी सामाजिक हित संबंधी तत्व के अंतर्गत राज्य का एक कर्तव्य होगा कि राज्य के क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए, उनके स्तर को सुधारने के लिए स्वास्थ्य संबंधी प्रयत्न करेगा। इसी उद्देश्य के लिए वो क्या काम करेगा? राज्य अपने राज्य में लोगों के लिए इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए औषधियों के प्रयोग किए जाए। जैसे आज वर्तमान में देख रहे हैं आप कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है और लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? अपने यहाँ के या अपने राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए अच्छी से अच्छी सुख सुविधाएं प्रदान करना। तो उसके अंतर्गत सामाजिक जो हित संबंधी नीति निर्देशक तत्व है, उसके अंतर्गत राज्य ये काम करेगा कि लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करेगा एवं औषधियों के प्रयोग किए जाने के अतिरिक्त तो हानिकारक पदार्थों, मादक जो द्रव्य हैं, नशीले जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों के सेवन पर भी प्रतिबंध करेगा। उन पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध करेगा कौन? राज्य। क्यों? उनके स्वास्थ्य संबंधी हित को ध्यान में रखते हुए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्तमान सरकारें क्या कर रही हैं? आपने देखा होगा, जो असहाय व्यक्ति हैं, कमजोर व्यक्ति हैं, उनके लिए जन औषधि वितरण केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। आप चिकित्सालय जाइए, अस्पताल पहुंचिए, उसमें जन औषधि केंद्र का एक कक्ष होगा जहां आपको कम मूल्य पर दवाइयां उपलब्ध हो जाती हैं। आगे दूसरा इसका क्या कर्तव्य होगा? सामाजिक हित संबंधी तत्व के अंतर्गत वो होगा राज्य जनता के
जो दुर्बल स्तर के लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, विशेषतया जैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, उनकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कमजोर वर्ग के ऐसे क्षेत्र में, ऐसे इन जनजातियों के लिए शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों का भी ध्यान रखेगा राज्य, और उनकी उन्नति के लिए उनके साथ सामाजिक अन्याय तथा किसी प्रकार का शोषण ना हो, ये ध्यान कौन रखेगा? राज्य, सामाजिक हित संबंधी। तो आइए ये सामाजिक हित संबंधी तत्व के अंतर्गत निम्न बातों को पूरा करना किसका उद्देश्य है? राज्य का। अगला जो तीसरा है वो क्या है? तीसरा है नीति निर्देशक तत्व न्याय, शिक्षा और प्रजातंत्र संबंधी निर्देशक तत्व। इसके अंतर्गत राज्य का क्या कर्तव्य होगा? भारत के राज्य में, यानी भारत राज्य में सुगम और सरल तरीके से न्याय की व्यवस्था, शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था, प्रजातंत्र के लिए भावनात्मक विकास के लिए कुछ निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। यानी भारत में हमें सुलभ सरल तरीके से न्याय की व्यवस्था हो, शिक्षा के प्रचार और प्रसार की व्यवस्था तथा प्रजातंत्र की भावना का जो है लोगों के अंदर भावनात्मक विकास हो, प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का। इस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और सभी प्रकार के जो वर्णन किया गया है और उनको हम इस प्रकार समझते हैं कि प्रजातंत्र की जो भावनात्मक विकास हो वो किस प्रकार हो सकता है। उसके लिए सर्वप्रथम राज्य, यानी भारत एक राज्य है ना। आपको मैंने पिछली कक्षाओं में भी बताया कि सन 47 के पहले भारत एक राज्य नहीं था। जब भारत देश आजाद हो गया और अपना संविधान लागू हो गया तो फिर भारत एक राज्य हो गया। अब इसकी चर्चा मैं बाद में आपको करूंगा, लेकिन आज को इस पाठ्यक्रम को पूरा किया जाए। क्या न्याय, शिक्षा और प्रजातंत्र संबंधी रक्षा संबंधी निर्देशक तत्व के अंतर्गत क्या क्या कर्तव्य होंगे राज्य के? तो भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए सर्वप्रथम क्या होगा? समान नागरिकता संहिता यानी सिविल कोड प्राप्त करने का प्रयास करेगा और अपने यहाँ संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख भी मिलता है। सभी प्रकार के सभी धर्मों के यानी अनुयायियों के लिए, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का अनुयायी हो उनके लिए शादी करना, तलाक, भरण पोषण जैसे कानून एक प्रकार के एक जैसे होंगे। भारत में वर्तमान समय में मुस्लिम समुदाय के इन विषयों पर कुछ परंपरागत शरीयत कानून भी लागू हैं। दूसरा, राज्य की जो व्यवस्था है, राज्य की जो जैसे लोक सेवा में न्यायपालिका,
को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। तीसरा इसमें क्या है, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत मूल संविधान के अंतर्गत आपने अभी सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि अनुच्छेद 45 में कहा गया था कि विधान लागू होने के 10 वर्ष के समय में राज्य 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था करेगा। विधान लागू होने के 65 वर्ष के बाद इस स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सका, लेकिन 2002 में क्या किया, 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर नीति निर्देशक तत्व को स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत मूल अधिकार की स्थिति प्रदान कर दी गई। इस निर्देशक तत्वों के स्थान पर एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया गया जो इस प्रकार है कि राज्य प्रारंभिक बाल्य अवस्था की देखभाल और 6 से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा देने का प्रयास करेगा। ये 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो 2002 में जोड़ दिया गया है। इसके अलावा प्रजातंत्र की भावना के विकास के लिए नीति निर्देशक तत्वों में स्पष्ट कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन की ओर कदम उठाएगा और उन्हें उतने ही अधिकार प्रदान किए जाएंगे जितने कि वे स्वायत्त प्रशासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें। इसलिए आपने देखा होगा वर्तमान समय में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था कर दी गई है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत आप सब ने पढ़ा होगा। आइए एक अंतिम और इसको समझ लेते हैं शीघ्रता से। प्राचीन स्मारकों की रक्षा, यानी भारत देश की जो हमारी धरोहर है, राष्ट्रीय महत्व के जो भवन हैं, उनका कार्य, उनकी रक्षा का कार्य किसके पास है? राज्य के पास। राज्य को दिया गया है। राज्य का कर्तव्य निश्चित किया गया है कि वह अपने क्षेत्र की, अपने राज्य में जितने भी कलात्मक, ऐतिहासिक और स्मारक आदि जो स्थान है जिसे संसद ने राष्ट्रीय महत्व को घोषित किया हो, ऐसे स्थान जिसे संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया हो, उसे उसकी रक्षा करने का प्रयत्न राज्य करेगा। इसलिए 42वें संविधान संशोधन में कहा गया है कि राज्य देश के पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार का प्रयास करेगा। राज्य के द्वारा वन यानी जंगल और वन्य जीवों की सुरक्षा का भी राज्य प्रयास करेगा, यानी राज्य के द्वारा प्रयास किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी तत्व, इसमें हमारे देश का पहले से ही एक आदर्श रहा है वसुधैव कुटुंबकम, और हमने हमेशा शांति का ही परिचय दिया, जियो और जीने दो के सिद्धांत को अपनाया। हमारे इस आदर्श को जो संविधान के अंतिम निर्देशक तत्वों में इस प्रकार उनका उल्लेख मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि करने का प्रयास करेगा राज्य, और राष्ट्र के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण
संबंध स्थापित करने का प्रयास रखेगा। राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर का भी भाव रखेगा, उसको भी आदर के भाव को बढ़ाएगा। और अंत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा सुधारने का प्रयास करेगा। तो इस तरह से भारत में वास्तविक प्रजातंत्र की स्थापना हो सकेगी। लोक कल्याणकारी राज्य तभी बनेगा जब राज्य अपने इन नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा अपने उद्देश्यों को पूरा करेगा। तो निश्चित तौर पर प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय की प्राप्ति हो सकेगी। और जब सामाजिक और न्याय की प्राप्ति होगी और व्यक्ति स्वतंत्र होगा और उसको अन्य तरह की जो सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, तो निश्चित तौर पर वो राज्य लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत आ जाएगा। लोक कल्याणकारी राज्य हम उसे कहेंगे जो जनता के लिए विशेष हितों का ध्यान रखती हो। धन्यवाद।